जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम रॉ के बनने के पीछे की जो इतिहास है उसके बारे में बात करेंगे, तो कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें रॉ की, तो रॉ का नाम इस समय दुनिया के टॉप 5 खुफिया एजेंसीज के लिस्ट में भी शुमार है। और दोस्तों ये इसके काबिलियत और इसके मेहनत का ही नतीजा है कि इस समय इसका नाम दुनिया के देशों के बड़े बड़े जो खुफिया एजेंसीज हैं उनके साथ गिना जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसका नाम CIA, मोसाद, KGB, M16 जैसे बड़े बड़े खुफिया एजेंसीज के साथ गिना जाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिर रॉ का जन्म कब और किस कारण की वजह से हुआ था। दोस्तों रॉ को सन 1968 में देश के आज़ादी के 30 साल बाद बनाया गया था। और दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर इसको 1968 में बनाया गया था तो इससे पहले भारत में जो इंटेलिजेंस से जुड़ी जानकारियाँ जो इकट्ठा करता था वो कौन करता था। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इससे पहले भारत में जो इंटेलिजेंस से जुड़ी गतिविधियाँ होती थी, जो जानकारियाँ इकट्ठा करना होता था, इन सारी चीज़ों का देखरेख IB किया करता था। IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। दोस्तों IB को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। दोस्तों बात है 20वीं शताब्दी के पहले दशक की, जब भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का राज हुआ करता था। और दोस्तों हम आपको बता दें उसी समय भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद कराने का मुहिम भी छिड़ चुका था। और दोस्तों क्योंकि उस समय क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ तेज हो रही थी, क्रांतिकारी अपना तरह तरह के कार्य देश को आज़ाद कराने के लिए कर रहे थे। इन्हीं सब चीज़ों को देखने और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने सन 1909 में इंग्लैंड में एक एजेंसी का गठन किया जिसका नाम था इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस। और बाद में 1921 में चलकर इसका नाम इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस कर दिया गया, जिसका काम इंडियन ऑफिशियल्स और कुछ विदेशी खुफिया एजेंसीज के साथ मिलकर इंटेलिजेंस से जुड़ी जानकारियां गैदर करना था। 1930 आते आते यूरोप में उथल पुथल बढ़ने लगा और जिसके वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने IPI की जिम्मेवारियों को बढ़ाते हुए उसको ये छूट दे दी कि वो अब देश के बाहर भी जो खुफिया गतिविधियां हो रही हैं या जो देश के बाहर जो खुफिया जानकारियां हैं उनको इकट्ठा करने और उन पर नज़र बनाए रखने की। और जब दोस्तों 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो IPI का नाम बदलकर इसका नाम IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो कर दिया गया। दोस्तों IB अब होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करने लगी और इसका दायरा केवल भारत के अंदर तक ही सीमित रह गया। और संजीव पिल्लई IB के पहले डायरेक्टर बने। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद IB में ह्यूमन रिसोर्स के क्राइसिस बढ़ने लगे और जिसके वजह से संजीव पिल्लई ने IB को पुनः ब्रिटिश की खुफिया एजेंसी M15 के आधार पर रीस्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया। तो हम सभी को पता है कि सन 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था। और दोस्तों हम आपको बता दें कि ये अभी तक का IB का सबसे बड़ा ब्लंडर था। दोस्तों कहा जाता है कि इस बॉर्डर वार में इंडिया के हार के पीछे का सबसे बड़ा कारण था IB का फेल इंटेलिजेंस। और दोस्तों हम आपको बता दें कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी यह एहसास हो गया था कि इंडिया के बॉर्डर के बाहर बढ़ते थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए IB काफ़ी नहीं है। और दोस्तों उनको ये मालूम पड़ गया था कि इसके लिए एक डेडिकेटेड इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों 1965 के इंडिया पाक वार ने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। और दोस्तों उस समय के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे जनरल जयंतो नाथ चौधरी ने भी जवाहरलाल नेहरू के इस बात का समर्थन किया। दोस्तों इसी के चलते सन 1966 आते आते इस सेपरेट फॉरेन इंटेलिजेंस के आइडिया ने एक कंक्रीट शेप लेना शुरू कर दिया था। और दोस्तों हम आपको बता दें कि सन 1968 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में राग की नींव रखी गई थी। तो दोस्तों ये तो बात हुआ रॉ के जन्म के बारे में। तो चलिए आगे जानते हैं रॉ के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों वैसे तो रॉ की स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन, बजट आदि जैसे ऑर्गेनाइजेशनल फीचर की एग्जैक्ट जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ थिंक टैंकर्स और फॉरेन रिसर्च एजेंसीज के एस्टिमेट्स बताती हैं कि रॉ की शुरुआत 250 लोगों के स्टाफ और 20 मिलियन रुपीज़ के बजट के साथ हुई थी। हालांकि अर्ली 1970s तक इसके बजट को 300 मिलियन रुपीस तक बढ़ाया गया और इसके स्टाफ्स में भी हजारों लोगों की बढ़ोतरी हुई। इसी दौरान रॉ के साथ धीरे धीरे कई स्पेशलाइज्ड सब एजेंसीज भी जुड़ने लगी थी। रेडियो रिसर्च सेंटर 1970 में रॉ का हिस्सा बनी और वहीं 1990 में इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक सर्विसेज भी रॉ का हिस्सा बनी। 1971 में रॉ चीफ के कहने पर इंडियन गवर्नमेंट ने एविएशन रिसर्च सेंटर को भी रॉ में शामिल किया, जिसका मेन मकसद था कि एनिमी जो देश हैं
उनके एरियल मिडफील्ड के बारे में स्टडी करना। ARC के बदौलत ही चाइना और पाक के से सटे बॉर्डर एरियाज के जो स्टेट हैं उनके एरियल स्पेस शार्प निगरानी में रहे। रॉ के एक एक्स ऑफिसर रहे RK यादव अपनी एक रिपोर्ट 1971 बांग्लादेश वार रॉ हीरोज इंडिया फॉरगॉट टू ऑनर में बताते हैं कि उस समय 1971 में जब बांग्लादेश से युद्ध चल रहा था तब बांग्लादेशी रिबल्स को ट्रेन करने के लिए रॉ में एक फ्रंटियर का गठन किया गया था। दोस्तों जब 1977 में मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी को हरा करके देश के प्रधानमंत्री बने तो उस समय उन्होंने रॉ में काफ़ी सारे बदलाव किए। दोस्तों कई हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि उनका ये मानना था कि जब देश में इमरजेंसी लगाया गया था उस समय रॉ ने इंदिरा गांधी की काफ़ी हेल्प की थी और जिसके वजह से उन्होंने रॉ के कैपेबिलिटी को कम करने के लिए रॉ के ऑपरेशंस और उसके स्टाफ्स को ड्रामेटिकली कट करना शुरू कर दिया था और इसके अलावा उन्होंने रॉ से जुड़े कई सब एजेंसीज को भी शट डाउन कर दिया था। लेकिन कुछ ही समय बाद इंदिरा गांधी पुनः सत्ता में वापस आई और उन्होंने सत्ता में वापस आते ही रॉ पे लगे सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 2004 में रॉ में NTFO नेशनल टेक्निकल फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया गया जिसका नाम आगे चलकर बदलकर NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। ओके ऑफिसर्स की बात करें तो पहले इनका सिलेक्शन इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स और इंडियन आर्मी के हाई ऑफिशियल्स के बीच से किया जाता था, मगर पहले की तुलना में आज के टाइम पे ये नियम काफ़ी फ्लेक्सिबल हो चुका है। आज अलग अलग फील्ड के स्पेशलाइज्ड स्कॉलर्स और बाकी फील्ड के टेक्निकल लोगों को भी इसमें कड़ी ट्रेनिंग के बाद इंडक्ट किया जाता है। जहाँ US ब्रिटेन जैसे आदि देशों के खुफिया एजेंसीज इनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करती है तो वहीं भारत के रॉ चीफ डायरेक्टली भारत के प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि रॉ का चीफ PMO के कैबिनेट सेक्रेटरीट में डेजिग्नेटेड सेक्रेटरी होता है। दोस्तों जब रॉ का जन्म हुआ उस समय इसके मेन टारगेट चाइना और पाकिस्तान हुआ करते थे क्योंकि इन दोनों देशों से पहले हम युद्ध भी लड़ चुके थे और इन दोनों देशों से हमारे रिश्ते भी काफ़ी ख़राब थे। हालांकि आगे चलकर रॉ ने चाइना और पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में भी अपना स्कोप बढ़ाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।